अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो दिन था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ा ही दबंग किस्म का दिन था, क्योंकि आज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल की जानब से बनाए गए 9 रुकनी बेंच को यूँ उड़ा के उन्होंने रख दिया। बेंच टूट गया और बड़ा जो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्यों चीफ जस्टिस का बनाया गया जो बेंच था, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने उसे तोड़ा, क्यों उससे अपने आप को अलहदा किया। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये है कि आपने देखा कि काफ़ी टाइम्स एक मखसूस किस्म के बेंचेस थे, उन्हीं के सामने जो है वो मुख्तलिफ पोलिटिकल हों या इस्टेब्लिशमेंट के हों, कोई भी मामला था वो उन बेंचेस के सामने ही पेश किया जाता था। लेकिन ये जो मुकदमा है, ये जो केस है, इसकी हेयरिंग के अंदर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को भी शामिल किया गया और जस्टिस तारिक मसूद को भी शामिल किया गया, जिनको मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस हैं वो इन्हें अपने बेंच के अंदर बिठाना पसंद नहीं करते थे। क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि ये जो केस था, ये जो जिसकी आज हेयरिंग थी, जो पिटिशंस वगैरह जो दायर थी वो इसलिए दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज हेयरिंग हो रही थी कि जो सिविलियन है, 9 मई का जो वाक़या था उसके बाद ये पाक फ़ौज ने ये डिसाइड किया था और गवर्नमेंट ने भी कि जिन लोगों ने जो है वो आर्मी एक्ट की वायलेशन की है उनके खिलाफ मुकदमा, सिविलियन भी बेशक उनका आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतों के अंदर जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों के अंदर होगा। तो ये जो पिटीशन दायर की गई थी उसके अंदर ऑलरेडी तरीक़ इंसाफ़ भी हैं, एतजाज़ एहसन भी हैं और साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद हैजा भी इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। ये लोग पिटिशनर हैं और उन्होंने पिटीशन की हुई थी कि सिविलियन के मुकदमात को आप किसी तौर पर भी जो है वो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिविलियन का सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही जाके जो है वो उस केस की सुनवाई होनी चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए, उन्हें सज़ा व जज़ा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट वाज़े करते चले। पॉइंट ये है कि फ़ौज का जो इदारा है, कोर कमांडिंग के जितने भी इजलास हुए उसके अंदर इस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी रुकावट बनेगा इस ट्रायल के अंदर, जिन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की, उन अफराद के ख़िलाफ़ जब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, कोई भी इस कार्रवाई के दरमियान जो रुकावट बनेगा तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब का आपस में लिंक है। लिंक कैसे है शुरू से आपको बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि असल मामला क्या है, किस वजह से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को आज के बेंच के अंदर शामिल किया गया और क्यों जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने, जो कि फ्यूचर के आप कह सकते हैं कि जो आने वाले 3 महीने बाद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, तो उन्होंने अपने आप को इस बेंच से क्यों अलहदा कर लिया। नाज़रीन, ये 9 रुकनी बेंच था जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया था और जैसे ही आज सुबह इसकी हेयरिंग हुई तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो टोका, जो उस वक्त लतीफ़ खोसा कुछ बात कर रहे थे तो उन्हें टोक कर फ़ौरन ही जो है वो इन्होंने अपनी बात शुरू की। बल्कि चीफ जस्टिस और उनके दरमियान मुकालमा हो रहा था, इन्होंने रोका और वहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो बेंच बना है, और भी कुछ बातें की और इन्होंने साथ में ये कहा ये जो बेंच बनाया गया है, पहले तो मैं शौक हूँ कि मुझे इस बेंच के अंदर कैसे शामिल कर लिया गया। रात को मैंने जब नाम पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और हैरत कैसे ना होती कि जनाबे वाला कितने बड़े उतार चढ़ाव यहाँ पे देखे गए। पंजाब असम्बली के हुए, नेशनल असम्बली के हुए, जो इलेक्शन के मामले थे उसके ऊपर भी किसी बेंच का हिस्सा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इनको किसी बेंच के अंदर नहीं बिठाया गया। और तारीख़ पाकिस्तान की गवाह हो गई है कि पिछले कुछ अरसा से, लगभग साल से ज़्यादा हो गया है, कि उसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बेंचेस बने, उस बेंचेस के अंदर जैसे फ़ाइज़ ईसा और उनके जो हम ख्याल ग्रुप है उसको शामिल नहीं किया गया। और जितनी भी ये तासर पाया जाता है, जो कार्रवाइयाँ हुई, जितनी भी हेयरिंग हुई, उसके अंदर हम ख्याल ग्रुप जो था वही जो है वो हेयरिंग करता रहा। तो इन्होंने कहा मुझे बड़ा शौक लगा है कि मुझे इस बेंच के अंदर कैसे शामिल कर लिया गया। इन्होंने यहाँ पे जो है वो एक्सक्यूज़ कर लिया है कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इस बेंच को मानता ही नहीं हूँ, तस्लीम ही नहीं करता हूँ, और इसके बाद भी जो बेंच बनेगा मैं उसको भी तस्लीम नहीं करता हूँ, वो भी गैर आइनी, गैर कानूनी बेंच होगा। ये तब तक गैर आइनी, गैर कानूनी बेंच होंगे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट एक्ट एंड प्रोसीजर जो बिल है जिसके ऊपर जो है वो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है, जब तक उस लॉ के ऊपर फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई बेंच नहीं बन सकता। वाज़े तो ठोक अंदाज के अंदर ने कह दिया कि अगर कोई बेंच बनेगा, मतलब चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, 9 रुकनी ये जो है वो बेंच जो है वो इस केस की हेयरिंग कर रहा था, तो उसके अंदर मीडिया पर्सन भी थे, वोकला भी थे, उन सब के सामने कह दिया कि आइंदा के बाद भी जब तक इस लॉ का फैसला नहीं हो जाता कोई भी बेंच बनेगा वो गैर आइनी, गैर कानूनी होगा और मैं ऐसे किसी बेंच को जो है वो तस्लीम नहीं करूँगा।
यहाँ पे ये चीज़ कहने से पहले उन्होंने अपने मामलात के बारे में बात की कि जब वो केस जो है वो हियरिंग कर रहे थे, जो गवर्नमेंट ने जो है वो बनाया था एक बेंच वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात के ऊपर, तो उसको भी कैसे जो है वो चीफ जस्टिस ने जो है वो उड़ा के रजिस्ट्रार के ज़रिए से उड़ा के रख दिया था, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। और ये भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पे कानून बनते हैं वहाँ पर अगर कानून के ऊपर बहस हो रही होती है, कोई बिल पेश किया जाता है, अभी कानून वो बनता ही नहीं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो वो स्टे जारी कर देती है, तो ये कहाँ का कानून व इंसाफ है। और उसके बाद जब जस्टिस फाइज़ ईसा इस बेंच से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया, तो फौरी तौर पर जस्टिस तारिक मसूद भी उन्होंने भी अपने आप को जो है वो ये कहते हुए अलग कर लिया कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने जो भी कुछ भी कहा है मैं उनके साथ जो वो एग्री करता हूँ। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों इन्होंने अपने आप को अलग किया। पहली तो बात है पिछले साल 1.5 साल गुजर गए, इन्हें किसी बेंच के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी बात कि अभी केस किया है, अभी केस है जी इस्टेब्लिशमेंट का है और उन लोगों के दरमियान है जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे। अब ये जो केस बना हुआ है अभी, जिसके लतीफ़ खोसा जो है वो जिसके वकील हैं, जैसे एतजाज़ एहसन के जो वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनके ये आगे जो है वो वकील लगे हुए हैं, तो इन्होंने जो पिटीशन जो दायर की हुई है ये की हुई है कि सिविलियंस के जो मुकदमात हैं वो फौजी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल ना हो, बेशक उन्हें आप जो है वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्दी अदालतों के अंदर से उन्हें सज़ाएँ दें। तो यहाँ मामला मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्मी इस चीज़ के ऊपर कायम है, वो खड़ी है। उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि 9 मई के जो भी वाक़यात के अंदर लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ फौजी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने आर्मी एक्ट को वायलेट किया है, आर्मी की तनसीबात इमलाक के ऊपर जो है वो उन्हें टारगेट किया है, तो इनके खिलाफ आर्मी रूल्स के तहत जो है वो कार्रवाई होगी और इसके दरमियान जो भी आएगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। यहाँ पे सेंसिटिव इसलिए है कि ये बड़ा सेंसिटिव इसलिए हो गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की बात है, दूसरी जन्म सुप्रीम कोर्ट है, तीसरी जन्म वो टोला है जिन्होंने 9 मई का वाक़या जो है वो किया था, जिन्होंने हमला किया था, तनसीबात को जलाया गिराया था। तो इससे जो इंतहाई सेंसिटिव मामला है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ये चाहते हैं ताकि एक मैसेज जाए कि 9 रुकनी बेंच बना जिसके अंदर हम ख्याल जजेस भी थे और जो जस्टिस फाइज़ ईसा हैं उनके भी हम ख्याल जो है वो जजेस मौजूद थे, तो ताकि कोई उंगली ना उठा सके। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी टाइम से बड़ी हद तक जो है वो तनकीद हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर कि आप जो है वो हम ख्याल लोगों का जो है वो बेंच बना के बैठ जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के जो है वो ठपाठप जो है वो फैसले करके हवाले कर देते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो वो तनकीद हो रही थी। तो इन्होंने सोचा ये टाइम है अभी इस माहौल के अंदर, एक तो माहौल भी ऑलरेडी टेंस है, बड़े मुश्किल मामलात हैं, तो क्यों ना यहाँ पे जस्टिस फाइज़ ईसा को भी शामिल कर लेते हैं, देखते हैं उनकी आरा क्या है। हालांकि माजी के अंदर मैंने सुना है कि जो जस्टिस फाइज़ ईसा हैं उनका ऑलरेडी आर्मी कोर्ट्स के हवाले से एक फ़ैसला आया हुआ है और उन्होंने आर्मी कोर्ट्स के उस फैसले के अंदर जो वो मुखालफत की हुई है। इस फैसले के अंदर जो अभी हियरिंग हो रही है इसके अंदर इन्होंने सिर्फ अपने आप को बेंच से अलग कर दिया। ये नहीं कहा कि ये मैं केस नहीं सुनूंगा, इन्होंने कहा कि मैं केस सुनूंगा लेकिन मैं मतलब अभी जब तक उस चीज़ का फैसला नहीं हो जाता, जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट एंड प्रोसीजर बिल है, जो लॉ है, उसके ऊपर जब तक फैसला नहीं हो सकता उस वक्त तक मैं अपने आप को इस बेंच से अलग कर जाता हूँ। और अगर ये कल ही फैसला हो जाता है तो मैं कल ही बेंच के अंदर शामिल हो जाऊँगा और बेंच के ऊपर जो है वो ट्रायल जो होगा, जो यहाँ पर जो बात हो रही है उसको आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे आगे करता हूँ। आपको भी पता है कि चीफ जस्टिस जो आने वाले फ्यूचर के जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है वो है जी जस्टिस फाइज़ ईसा, और ये नहीं चाहते और ये कोशिश की गई कि शायद उन्हें भी बड़ी समझदारी के साथ ये कोशिश की गई उन्हें भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व करें और यहाँ से उनके जो है वो शायद उन्हें गंदा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके अंदर बड़ी आसानी से जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपने आप को अलहदा कर लिया। अब आते हैं जी दूसरे पॉइंट के ऊपर। कुछ लोगों के ख्याल है, जैसे मतलब जो कानूनी माहिरीन है, कुछ लोगों का ये ख्याल है चूँकि ये पाकिस्तान के आईन कानून के अंदर है, 1952 से ये चीज़ मौजूद है कि आर्मी अदालतें लगती रही हैं और सिविलियन का भी ट्रायल होता रहा है। और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, इमरान खान के दौर के अंदर भी 17, 18 या 20 के करीब लोग हैं जिनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर हुआ था और वो लोग सिविलियन थे, उनका ट्रायल ऑलरेडी आर्मी कोर्ट के अंदर हुआ। और उस वक्त इमरान खान या इमरान के किसी वकील ने ये नहीं कहा ये नहीं होना चाहिए, उस वक्त वो इस चीज़ की हिमायत करते थे कि वक्त की ये चीज़ जो है वो ज़रूरत है, जो कोई आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब जाके उन्हें याद आया है, और मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो ये उसके बाद जो 7 रुकनी बेंच बना, उस 7 रुकनी बेंच ने हियरिंग की तो उसके अंदर भी ये कहा गया है कि इमरान खान के दौर के अंदर भी मतलब जब पहले जो ये आर्मी कोर्ट्स बनती रही तो उस वक्त किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये आर्मी कोर्ट्स क्यों बनी, उस वक्त कोई पिटीशन दायर नहीं की, और अब जाके आप लोगों को याद आ रहा है। तो अगर आपको बताएं कि कुछ लोगों का माइंड ये है, माइंड सेट है कि
ये जो लोग हैं इनका आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये जो कार्रवाई है, जैसे लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि इसकी कार्रवाई बेशक इन्हें सज़ा दें, दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उसी के अंदर से इन्हें सज़ा होनी चाहिए, उसी के अंदर से इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं हम कहते हैं कि इन्हें सज़ा नहीं हो, लेकिन आर्मी कोर्ट्स के अंदर ना हो। तो अब देखना ये है कि ये कोर्ट जो केस है एक बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का केस है, इसके ऊपर क्या जो है वो फैसला दिया जाता है। क्या आर्मी एक्ट के तहत इन सिविलियन के ख़िलाफ़ जो है वो अदालतों के अंदर, फ़ौजी अदालतों के अंदर जो है वो केसेस की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। आपको माजी की बात बताएं कि इमरान खान के दौर की बात है, वो मैं भूल गया, पहले मुझे करनी चाहिए थी, कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर उस वक्त जो आर्मी अदालतें लगती थी, आर्मी अदालतों के अंदर सिविलियन के केसेस थे, तो किसी सिविलियन को इंसानी हकूक़ के तहत अपील का हक़ नहीं था। ये जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले उस वक्त ये होता था कि जिसके ख़िलाफ़ भी मामला करना उसे उठा लिया जाता था, पूरी फैमिली को पता नहीं होता था कि कौन कहाँ है, ये हमारा फैमिली का जो पर्सन है इसे कहाँ पे उठा के ले गए हैं, किसी को पता नहीं होता था। जब उसे सज़ा होती थी तब जाके बताया जाता था कि फ़लाँ शख्स को जो है वो ऐसे आर्मी एक्ट के तहत जो वो सज़ा दी गई है, उससे पहले किसी को पता नहीं होता था, ना ही अपील का हक़ था। लेकिन अभी क्या है, अभी दहशतगर्दी की जो अदालत है वहाँ पर जो है वो पिटीशन दी जाती है, दरख्वास्त दी जाती है कि ये लोग हैं, इनके खिलाफ हमारे पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद हैं, इन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, तो आर्मी एक्ट की फ़लाँ जो शिक है उसके तहत इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, इनका हम ट्रायल करेंगे आर्मी कोर्ट्स के अंदर। उसके बाद जब इनके खिलाफ डिसीजन आ जाएगा तो इस डिसीजन को ये चैलेंज करने का भी उन्हें हक होगा कि ये हाई कोर्ट के अंदर जाकर इस फैसले की जो है वो अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ। तो मतलब देखें कि अब इंसानी हकूक़ की जो चीज़ें उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। लेकिन इमरान खान के दौर के अंदर या माजी की अगर बात की जाए तो किसी को कोई अपील का हक़ नहीं होता था, कोई अदालतों से पूछा नहीं जाता था, उनसे मंजूरी नहीं ली जाती थी, डायरेक्टली लोगों को उठाया जाता था, उनके खिलाफ ट्रायल किया जाता था, उन्हें अपील का कोई हक़ नहीं दिया जाता था। लेकिन उस वक़्त इमरान खान को याद नहीं आया, उस वक़्त एतजाज़ एहसन को याद नहीं आया, उस वक़्त जो है वो लतीफ़ खोसा को याद नहीं आया। अब जाके इन लोगों को ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब इमरान खान की गर्दन के ऊपर मुश्किल जो है वो आन बनी है।